वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ का जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसकी एनालिसिस कर रहे थे हम लोग। ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है जहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी मैंने ये नई सीरीज़ स्टार्ट की आप लोग के लिए यूपीपीएससी आरओ को टारगेट करते हुए और इसके साथ साथ पीसीएस प्री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। तो ऐसा नहीं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो केवल आरओ में ही हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चंस आप पीसीएस प्री एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। तो अच्छे से इन प्रश्नों को देखिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लगभग 20 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन वाइज इस पेपर को कवर कर रहे हैं। एक एनालिसिस के साथ हम लोग टॉपिक्स देख रहे थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से पढ़ना है और कैसे प्रश्नों की प्रकृति हो गई है, कैसे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। इन्हीं को फोकस करते हुए क्लास कर रहे हैं। कुछ बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्लास डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो इस चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोपहर 1 बजे भी क्लास आती है जिसमें आप यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं और रात को ये प्रैक्टिस की क्लास है। तो चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो ये सेट डी के क्वेश्चन है। ये सीरियल नंबर इसलिए पड़े हुए हैं जिससे आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ये नंबर डाल के आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी के बारे में पूछा गया है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। सही उत्तर चयन करके बताना है। देखिए प्रश्न में यही भरा पड़ा है कि सही उत्तर का चयन करें और बहुत सारे कथन दिए गए थे। तो पहला प्रश्न ये हो गया महान्यायवादी के लिए कि वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। बताइए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं तो ये गलत है। यहाँ पर प्रेसिडेंट होता तो सही हो जाता, अर्थात राष्ट्रपति होता तो सही हो जाता। सेकंड स्टेटमेंट वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं, बिल्कुल हैं। इसमें ये जो नहीं दिया गया ये रॉन्ग हो जाएगा। संसद के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है वो महान्यायवादी को भी प्राप्त है, सिर्फ ये मतदान नहीं कर सकते। तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो समझ लीजिए भारत के जो महान्यायवादी हैं ये राष्ट्रपति की मर्जी पर पद पर बने रहते हैं और इनको सभी जो संसद के सदस्य के विशेषाधिकार होते हैं वो प्राप्त होते हैं, सिर्फ मतदान नहीं कर सकते। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। इस बार इस प्रश्न में ये ध्यान देना था कि पूछा गया कौन सा कथन गलत दिया गया है, क्योंकि जल्दबाजी में स्टेटमेंट वैसे ही सॉल्व हो रहे थे और अगर आपने सही गलत में फ़र्क नहीं देखा तो आंसर गलत हो सकता था। तो पहला स्टेटमेंट है मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 जो है ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। सेकेंड स्टेटमेंट है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का जो अधिकार है ये मूलभूत अधिकार है। और थर्ड ऑप्शन या फिर ऑप्शन सी है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। गलत कथन चुन करके बताना है। तो देखिए जो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट देखना है कि जो मौलिक अधिकार हैं अर्थात फंडामेंटल राइट्स हैं ये पार्ट 3 में दिए गए हैं और जो यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है इन पर आधारित है। पहला स्टेटमेंट सही है और हमें सही नहीं बताना है, वही बताना है जो गलत है। तो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो मूलभूत अधिकार मृत्यु का अधिकार नहीं है, इसमें जीवन का अधिकार है। पहले न्यायालय ने बोला था कि मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, लेकिन बाद में इस फैसले को बदलते हुए उन्होंने क्लियर किया कि मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 में नहीं आता, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, लेकिन पैसिव यूथनेसिया का एक कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ। अब पैसिव यूथनेसिया या फिर इच्छा मृत्यु को एक बार ढंग से समझ लीजिए कि प्रारंभ में क्या होता है। रतिनाथवाद में न्यायालय ने कहा कि मरने का या जो मृत्यु का अधिकार है ये जीवन के अधिकार में ही शामिल है, लेकिन बाद में ज्ञान का और वाद आता है और इसमें न्यायालय ने निर्णय बदला अपना और कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये तो आपको क्लियर किया गया, लेकिन बाद में पैसिव यूथनेसिया या फिर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जोड़ी गई। ये क्या है? अरुणा शान बागवाद में
न्यायालय ने पहली बार ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की धारणा प्रस्तुत की और कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु तब दी जा सकती है जब व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में हो और जीवन रक्षक प्रणाली के द्वारा जीवित हो, और ऐसे में चिकित्सीय सहायता बंद कर दी जाए और उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ऐसा किया जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो जब वो सही नहीं हो सकता और बहुत समय तक उसको चिकित्सीय सहायता के जरिए से उसको जीवित रखा जा रहा है, तब पैसिव यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट लागू होता है। तब उसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, अर्थात जो उपकरण या चिकित्सीय सहायता दी जा रही है वो रोकी जा सकती है। ये है पैसिव यूथनेसिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भारतीय संविधान को बताया जा रहा है एक पूर्ण संघीय संविधान है, जबकि पूर्ण रूप से संघीय संविधान नहीं। अगर यहाँ पे पूर्ण शब्द ना यूज़ किया गया होता और लिखा होता भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है तो सही हो जाता, लेकिन पूर्ण रूप से संघीय संविधान नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी दिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार आप देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कम किया जा सकता है, या कभी कभी देखेंगे आपातकाल की स्थिति में कुछ समय तक उन्हें स्थगित किया जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। ये हो जाएगा, ये भी गलत। तो ये तीनों के तीनों गलत दिए गए हैं और यही सही उत्तर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि हमसे पूछा ही गया था कौन से कथन गलत हैं। ऑप्शन ए राइट है, बी, सी और डी ये तीनों के तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था से है। इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और थर्ड ऑप्शन है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, पंचायत समिति और जिला परिषद, देखिए जिला परिषद, मध्य जिला परिषद, ये सारे जितने भी होते हैं चुनाव पंचायत समिति में या अप्रत्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष जो दे दिया गया ये गलत हो गया। और जो पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है, ना कि 18 वर्ष है। ठीक है, मतदान करने की लेकिन उम्र होती है 18 वर्ष। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। ये सही दिया गया और ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 124, इसमें दिया गया था उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। सेकंड है अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो शक्ति है वो अनुच्छेद 143 में दी गई है। आर्टिकल 132 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलीय अधिकारिता है। और आर्टिकल 136 में दी गई है उच्च न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त। तो ये दिया गया था ऑप्शन डी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसा कि लिखा भी हुआ है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये आर्टिकल 129 के तहत है। और 124 में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो नियुक्ति के प्रावधान हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 124 में। यही सुमेलित नहीं था, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रावधान याद होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब ये 76 क्वेश्चन है, इसमें जो अधिनियम दिए गए हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है लेक्स लोकी अधिनियम, सेकंड है बंगाल टेनेंसी अधिनियम, थर्ड है आयु की सहमति अधिनियम, फोर्थ है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अब जो लेक्स लोकी अधिनियम, ये सारे चारों दिए गए थे और इसके आंसर मुझे पता है बहुत से लोगों को नहीं आ रहा था। सारे क्वेश्चन हल भी नहीं हो सकते, जिनको आ रहा था उनके लिए बेहतर था, जिन्हें नहीं आ रहा था वो छोड़ भी सकते थे। पर यहाँ पर अब उत्तर याद करना ज़रूरी हो जाता है और ऐसे अधिनियम या फिर ऐसे एक्ट आपको याद करना ज़रूरी हो जाएगा जिनकी डेट क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाएगा, कालानुक्रम के अनुसार लगाने को आएगा। तो लेक्स लोकी अधिनियम आता है 1850 में, बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है ये 1885 में, आयु की सहमति अधिनियम 1891 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, अर्थात सीरियल से ही दिए गए थे और ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये डायरेक्ट देखिए शेड्यूल से क्वेश्चन आ गया था कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। बहुत बार आप लोग शेड्यूल्स पढ़ चुके हैं और इनको बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम पहला ऑप्शन था। सेकंड था असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। सी ऑप्शन था असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन डी है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको मैंने याद कराने का तरीका आपको बताया था, ATM
एम। ठीक है, 2 बारे में ATMM करके याद रखना था। तो ए से असम, त्रिपुरा, फिर देखेंगे मेघालय और मिज़ोरम। यहाँ पर मणिपुर नहीं था, मैंने आपको बताया था, और मणिपुर जिन भी ऑप्शंस में होता वो गलत हो जाता, लेकिन सभी में मिज़ोरम दे रखा था। ATMM जिसको भी याद था वो कर सकता था, और ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 115th क्वेश्चन है, और ये भी मैं आसान प्रवृत्ति का ही कहूँगी, क्योंकि ये आपको सीरियल में लगाने को आया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका सही क्रम पूछा गया था, जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक। ये वर्ड्स थे, पहले ऑप्शन में यही है। सेकंड था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन एक बार आप ढंग से देख लीजिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रट डालिए इसको। सबसे पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष, और इसके बाद क्या हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक। यही सही सीरियल है, और ये याद होना चाहिए, इजी है, ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलने हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है। देखिए, रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं रिपीट होते हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे फिर पेपर ही कैसा है, लेकिन इन्हीं के इर्द गिर्द ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। अब देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, और सेकंड स्टेटमेंट है, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आर्टिकल 244 में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा। अब इनमें देखिए, इनके अनुसूचित जो क्षेत्र हो जाएंगे, यहाँ पर राज्यों को जनजाति सलाहकार परिषद का गठन भी करना होगा, जो भी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 135th क्वेश्चन है सेट डी का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड प्रावधान है। तो आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल देख लीजिए कौन कौन से हैं। आर्टिकल 26, आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 98 है, और आर्टिकल 239 है। सेकंड सूची में प्रावधान देखिए, सबसे पहले संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, सेकंड है संसद का सचिवालय, थर्ड है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और ऑप्शन 4 है ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए, कुछ भी आपको अगर एक दो भी याद है ना, तो एलिमिनेट करके आंसर निकाले जा सकते हैं, जैसे कि इस प्रश्न में आपने देखा है कि ये एलिमिनेट करके ही आंसर दिया गया है। तो ग्राम पंचायत का तो आपको पता होगा कि 40 में है, ठीक है। अब आप देखिए, संसद का सचिवालय और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। अभी जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ये है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स हो गए तो मतलब आर्टिकल 26 होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आप देखेंगे आर्टिकल 12 से 36 तक दिए गए, तो उन्हीं के बीच में आ गया, और कोई ऐसा दिया भी नहीं गया है। तो 40 और 26 मैच कर लिया, ऐसे ढूंढ सकते थे। बाकी के ऑप्शन आप मैच कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, जहाँ पे भी दिया है वो देख लीजिए। तो 2 में दिया गया, बाकी ये ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब आगे देखना है, जैसे कि ऑप्शन सी है संसद का सचिवालय, और आर्टिकल 239 हो जाएगा यहाँ पे क्षेत्रों का प्रशासन। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है, और उन्हीं के अनुसार उत्तर देकर के बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो कथन है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। इसका कारण है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, और आप लोग स्टेटमेंट भी देख लीजिए, ये दिए गए हैं। कथन ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी में ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं कर रहा है कथन की। ऑप्शन सी के अनुसार देखिए, बस ये ऊपर नीचे कर दिए गए, हमारे ऑप्शन दिए ही जाते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन डी है कि असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और यही कारण है कि संविधान संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, कथन और कारण। कारण सही व्याख्या भी कर रहा है कथन का। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा राइट होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर सी सही था। तो ये हमने पॉलिटी के जितने भी प्रश्न आए थे इस एग्ज़ाम में वो हमने सॉल्व किया, और आप देख रहे हैं कथन कारण और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हैं, पर बहुत टफ नहीं है। पॉलिटी के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते थे अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ है।
तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आए, कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश की है, हर एक की स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इनमें आपका क्या स्कोर रहा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में, अगले सब्जेक्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले लाइव सेशन के लिए मैं पहले ही आपको बता दूंगी कि कब हम लोग लाइव होंगे। एक डे डिसाइड करके हम लोग टाइम भी डिसाइड कर लेंगे और वीकली हम लोग लाइव सेशन करते रहेंगे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर होते रहें। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करना है, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना है जिससे नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।